नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज जो व्याख्यान मैं देने जा रहा हूं उसका शीर्षक है काल विभाजन और नामकरण। इसके पूर्व मैं आपको ये बता चुका हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किस प्रकार हुआ, उसकी परंपरा क्या रही, किन किन लोगों ने लिखा, किन दृष्टियों से लिखा और क्यों लिखा। आज मैं आपके सामने यह विचार रखने जा रहा हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया उसका जो काल विभाजन और नामकरण किया गया उसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, कैसे किया गया और अंत में किस काल विभाजन पर व्यापक सम्मति और सहमति बनी। जब हम इतिहास लिखते हैं तो इतिहास में अतीत का व्याख्यान होता है, अतीत का आख्यान होता है। व्याख्यान और आख्यान दोनों ही अतीत का होता है। यानी हम सिंहावलोकन करते हैं। जैसे सिंह अपने पीछे की ओर देखता है और सारे दृश्यों को टटोलता है, उसी तरह जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम अपने अतीत को देखते हैं। अतीत बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। हमारी वर्तमान दृष्टि दस्तावेजों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर पीछे की ओर जाती है। पीछे की ओर जाने का सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक हमें प्रमाण मिलते जाते हैं और हमारा इतिहास और लंबा होता चला जाता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि हमारी सभ्यता कब से शुरू हुई। मालूम है, लेकिन उतना ही मालूम है जितना प्रमाण है हमारे पास। कई प्रमाण नष्ट हो चुके हैं, कई के बारे में सुनी सुनाई परंपरा बहुश्रुति है, इसे भी इतिहास में शामिल किया जाता है। लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद जो श्रवण इतिहास है, जो मुखामुखम या मौखिक इतिहास है, उसको शामिल करने के लिए जो अन्य प्रमाण हैं उन प्रमाणों से जरूर उनको मिला के देखना चाहिए, तभी इतिहास पुख्ता होता है। यही अंतर है इतिहास और कहानी में। कहानी में भी अपने समय की बात होती है, अतीत की बात होती है, लेकिन उसमें प्रमाणों की खोज नहीं की जाती। जैसे मैं बराबर ये उदाहरण देता हूं कि पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें विद्वानों ने काफी शोध किया, पर्यवेक्षण किया, निरीक्षण किया कि यह किस लेखक की लिखी रचना है और जिस अवधि का चित्रण इसमें किया गया है, क्योंकि इसे एक रनिंग कमेंट्री के रूप में देखा गया है कि राज दरबारी चंद पृथ्वीराज रासो के दरबार के, उनके शौर्य की, तो सबसे पहला तो तथ्य यही खोजने की कोशिश की गई कि जो चंद बरदाई है वो पृथ्वीराज रासो का समकालीन है या नहीं, और यदि समकालीन है तो उसने जो कुछ भी इसमें लिखा है वो यथार्थ की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। तो ये जो प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का प्रश्न है, उससे इतिहास को ढूंढने में बहुत मदद मिलती है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी उन्हीं अंशों को सही मानते हैं, प्रासंगिक मानते हैं, समकालीन मानते हैं, जिसमें शुकी की कथा द्वारा संवाद किया गया। ऐसे बहुत तरीके से इस ग्रंथ की जांच की गई, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि यह ग्रंथ अपने आप में अनुपम है।
और हमारी विरासत की प्रारंभिक कड़ियों में से है। कहें कि यह हमारा हिंदी में लिखा हुआ एक महान खंड काव्य है, महाकाव्य। तो इस तरह से जब हम इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो अलग अलग रचनाओं पर विचार करते हैं। जब साहित्य का इतिहास अलग अलग रचनाओं पर बात करते हैं, उसकी भाषा पर बात करते हैं, युग की प्रवृत्तियों पर बात करते हैं, साहित्य की प्रवृत्तियों पर बात करते हैं, और यह साहित्य उस समय इतना विपुल साहित्य एक समय में क्यों लिखा गया, इसकी भी मीमांसा करते हैं। तो जब इतिहास को पढ़ने बैठते हैं तो हमें दिखते हैं कि इतिहास के कई मोड़ हैं। इतिहास इस मोड़ पर आकर थोड़ा ठिठक जाता है और फिर अपना रास्ता बदल लेता है। नई प्रवृत्तियां उसमें उदित होती हैं, नया साहित्य रचित होता है। तो पीछे का जैसा साहित्य रचा जा रहा था उससे भिन्न साहित्य रचा जा रहा है। तो हम कहते हैं कि इतिहास के एक नए युग का आरंभ हुआ। इसी तरह यदि किसी युग में कोई बहुत बड़ा कवि होता है और साहित्यिक गतिविधियां उसी कवि के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो हम ये कह देते हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर उस व्यक्ति ने साहित्यिक विकास को, साहित्यिक प्रवृत्ति को इतना प्रभावित किया कि साहित्य की एक नई धारा ही चल पड़ी, जैसे कि प्रेमचंद। तो जब हिंदी उपन्यास के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद उत्तर युग की बात करते हैं। यह भी काल विभाजन और नामकरण ही है। इसी तरह जब हिंदी नाटक के विकास की बात करते हैं, हिंदी कविता के विकास के बारे में, आलोचना के विकास के बारे में बात करते हैं, तो प्रवृत्तियों के भी बात करते हैं। और बड़े बड़े जो आलोचक हुए हैं, बड़े बड़े जो कवि हुए हैं, जो धाराएं हुई हैं, जैसे छायावाद युग, अब उसके पहले के युग को कहते हैं द्विवेदी युग। अब उस समय चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्यिक कर्म से हिंदी साहित्य को कई तरह से प्रभावित किया, नई दिशाएं दी, इसलिए उसको द्विवेदी युग कहते हैं। अब उसके बाद छायावाद युग, प्रवृत्तियों के आधार पर। अब छायावाद शब्द ही अपने आप में एक रहस्यात्मक शब्द है। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इस पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। अगले व्याख्यान में जब मैं आधुनिक युग के काल विभाजन और नामकरण की बात अलग से करूंगा तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता इसलिए है कि हम इतिहास को एक निरंतर चलने वाली प्रवृत्ति और गति के रूप में तो देख ही सके, बल्कि अलग अलग खंडों में भी उसे देख सकें, क्योंकि नई नई प्रवृत्तियां इतिहास में जन्म लेती। अब आप भारत के इतिहास को ही देख लें। वैदिक काल है, उसके बाद वैदिक काल आने के बाद वैदिकोत्तर काल है, पुराण काल है, फिर जो प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक युग है। फिर जब मगध सम्राट आया, मौर्य साम्राज्य आया, गुप्त साम्राज्य आया, हर्षवर्धन आए। हर्षवर्धन के आने के बाद इतिहास एक नई दिशा में चल पड़ा और फिर बाहर से आक्रमण होने लगे, हमारी केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी, इस्लाम का आगमन हुआ, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य का एक लंबा समय रहा, लेकिन जब मुगल साम्राज्य की अधोन्नति हुई, पतन हुआ, तो फिर केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और कई विदेशी कंपनियां, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाल, ये सब यहां आई और अंग्रेजों ने सबको हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया, नई नीतियां की।
उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी, गुलाम कर दिया अंग्रेजों ने, हमने लड़ाई लड़ी उनके खिलाफ और आज़ाद हुए। फिर आज़ादी का भी 75-77 साल का इतिहास है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पढ़ने बैठते हैं तो उसका नामकरण और विभाजन क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने बताया, इतिहास को समझने के लिए विभाजन भी करना होगा, नामकरण भी करना होगा, ताकि हम इतिहास को मुकम्मल रूप में समझ सकें और उन प्रवृत्तियों को जान सकें जो प्रवृत्तियां उस युग में खास तौर पर उभरी थी। इतिहास में काल की अवधारणा जो समय की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर निर्धारित होती है और उसी के भीतर फिर एक कालबोध का निर्णय करते हैं हम, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये सभी सापेक्ष हैं। इसलिए भारतीय इतिहास का प्राचीन काल या आदिकाल वह नहीं है जो हिंदी साहित्य का आदिकाल, क्योंकि जब किसी खंड को हम विभाजित करते हैं, जैसे भारतीय इतिहास को हम विभाजित करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं, क्योंकि वहां तक के प्रमाण हमें मिल चुके हैं। इसी तरह से जब हिंदी साहित्य का आरंभ करते हैं तो जहां तक का प्रमाण हमें मिल चुका है वहां से शुरू करते हैं, रासो साहित्य से शुरू करते हैं, पृथ्वीराज रासो से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद उसमें कई अपभ्रंश ग्रंथों की का पता चलता है, उनकी हम चर्चा करते हैं। और जब उनको देखते हैं कि इस युग में कई वीर गाथात्मक काव्य लिखे गए, तो इतिहासकार उसका नाम देते हैं वीर गाथा काव्य। और उसके बाद फिर जब उसकी और जांच पड़ताल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं भाषा के स्तर पर भी कई परिवर्तन हो रहे हैं। इसके अलावा प्रवृत्तियों के स्तर पर भी केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, अनेक लौकिक काव्य भी लिखे गए, श्रृंगार काव्य भी लिखे गए। तो विद्वानों ने यह निश्चय किया कि नहीं, वीर गाथा काल कहने से केवल रासो काव्य और उसके आसपास की प्रवृत्तियां सिमट कर रह जाएंगी, बाकी ढोला मारूला दुआ का क्या होगा, प्राकृत पैंगलम का क्या होगा, और भी बहुत जो अपभ्रंश में जो लौकिक रचनाएं हो रही थी उनका क्या होगा। तो फिर हुआ कि ठीक है, इसका नाम आदिकाल रखा जाए। तो कालबोध, तो इस इतिहास में काल की अवधारणा प्रवृत्ति से होती है और हमारा एक कालबोध, ऐतिहासिक कालबोध होता है। उसी ऐतिहासिक कालबोध के आधार पर इतिहास का काल विभाजन होता है और फिर उसका नामकरण भी किया जाता है। और नामकरण, सबसे अच्छा नामकरण वो होता है जो प्रवृत्तियों पर आधारित, राजवंशों पर आधारित भी होता है, काल पर आधारित भी होता है, राजनीतिक स्थितियों से जैसे सामंत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, स्वातंत्र काल, इस तरह से गांधी युग, इस तरह की भी राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित भी होता है। साहित्यकारों के आधार पर भी होता है, रविंद्र युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, इस तरह से बहुत सारे कालखंड आते हैं। प्रवृत्तियों के अनुसार अगर हम करते हैं तो रीतिकाल, छायावाद, स्वच्छंदतावाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रवृत्ति के अनुसार जब हम करते हैं तो वीर गाथा काल नाम देते हैं। लेकिन चूंकि उस समय बहुत सारी प्रवृत्तियां होती हैं इसलिए उसको कालखंड की ओर ले जाते हैं। लेकिन बाद की जो समय है उस समय को हम भक्ति काल कहते हैं, क्योंकि भक्ति के अलावा भी कई प्रकार की रचनाएं उस समय लिखी जा रही थी, लेकिन भक्ति काल उस युग का की प्रमुख प्रवृत्ति। अब आप ये पूछ सकते हैं कि क्या वीर गाथा इसके पहले के युग की
मूल प्रवृत्ति नहीं थी। तो निश्चित रूप से जो अद्यतन खोज हुए हैं उसमें यह बात शामिल है कि नहीं केवल वीर गाथा के ही काव्य नहीं लिखे गए, श्रृंगार के अमृत शतक जैसे काव्य लिखे गए। उसी समय विद्यापति भी लिख रहे थे। विद्यापति आदिकाल और मध्यकाल के बिल्कुल बीच के संधि काल के कवि, तो उनमें श्रृंगार भी मिलता है और भक्ति भी मिलती है। तो इस प्रकार कई जो संधि काल होते हैं उसमें जो पीछे से आ रही प्रवृत्तियां हैं वो क्षीण पड़ती चली जाती हैं और आगे आने वाली प्रवृत्ति मजबूत होती चली जाती है। भक्ति काल, अब भक्ति संबंधी रचनाएं भी आदिकाल में लिखी गई। सिद्ध और नाथ का साहित्य था उस समय। तो इस तरह एक तरह से जो आदिकाल है उसको बीज वपन काल भी कहते हैं। माने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस इतिहास में जो भी बाद में जो प्रवृत्तियों का विकास हुआ वे सभी प्रवृत्तियां आदिकाल के दौरान मजबूत थी। इसलिए उसे सिद्ध सामंत काल भी कह दिया गया। तो कई तरह के नाम सामने आए, लेकिन यह देखा गया कि जब आदिकाल पर हम विचार करते हैं, जो हिंदी का जो आरंभिक साहित्य है उसमें भाषा करवट ले रही थी, निंगल पिंगल में रचनाएं हो रही थी। अपभ्रंश के राजस्थानी रूप के अलावा और भी रूप, मैथिली, उसके अलावा और भी कई रूप ऐसे थे जो अपनी जो अंकुरित हो रहे थे। तो साहित्य के दृष्टि से भी और भाषा के दृष्टि से भी यह एक बीज वपन का काल था। सब चीजों के बीज डाले गए, तो इसे आदिकाल भी कहते हैं, बीज वपन काल भी कहते हैं, रासो काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, कई नामों से, लेकिन आदिकाल सर्व मान्य है। जो इतिहास की काल की अवधारणा है, और जब साहित्य के इतिहास का अध्ययन हम करते हैं तो उसमें जो काल की अवधारणा है, उसमें जो साहित्य विभाजन है, उसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता देनी चाहिए इतिहास लेखन में वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक आधार और दूसरा साहित्यिक आधार। जैसे भक्तिकाल, अब भक्तिकाल जो है वो भक्तिकाल मुख्यतः एक सांस्कृतिक आंदोलन है और इस प्रकार उसका नाम भक्तिकाल लिखा गया। रीतिकाल, वह भी प्रवृत्तियों के आधार पर श्रृंगार की रचनाएं की गई और रीति के अनुसार की गई, एक तरह की रचनाएं की गई, रूढ़िबद्ध रचनाएं की गई, रीति ग्रंथ लिखे गए, लक्षण ग्रंथ लिखे गए। तो जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए उसी को रीति ग्रंथ कहा गया और एक रीति से चीजें लिखी गई तो उसको रीतिकाल कहा गया। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था, डॉक्टर ग्रियर्सन ने नामकरण और युग की उस काल की सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया था। जैसे हिंदी साहित्य के आदिकाल को या आरंभिक काल को उन्होंने चारण काल कहा और कहा कि यह समय जो है 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक है। अब उनके सामने मुख्य रूप से चारण काव्य थे और उसमें भी महत्वपूर्ण रासो काव्य थे। तो उनको यह लगा कि इस दौरान जो कविताएं लिखी जा रही थी वो दरबारी कविताएं लिखी जा रही थी और राजाओं की प्रशंसा में चारण लोग कविताएं लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको चारण काल कह दिया। शायद उनके सामने अपभ्रंश में जो अन्य लौकिक साहित्य लिखा जा रहा था वह लौकिक साहित्य शायद उनके सामने ना आया हो। दूसरे चरण को उन्होंने कहा 15वीं शताब्दी के बाद के साहित्य को उन्होंने कहा धार्मिक उत्थान। उसके बाद एक
नया अध्याय उन्होंने जोड़ा, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान, ब्रज की कृष्ण भक्ति। और फिर अचानक उसके बाद वो विभाजन करते हुए पहुंच जाते हैं मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य। तुलसीदास के परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में इतिहास। अब इस काल विभाजन और नामकरण को यदि आप देखें तो आप महसूस करेंगे कि इसमें कोई तारतम्यता नहीं है। नामकरण के पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टि नहीं। कभी उसको चारण काल कह दिया, कभी मुगल दरबार, कभी रीति काव्य, कभी प्रवृत्ति के आधार पर, कभी काल के आधार पर, कभी राजाओं के आधार पर, कभी किसी शासक के आधार पर। इस तरह से इतिहास का काल विभाजन नहीं किया जाता। यह इस इतिहास विभाजन की और काल विभाजन की और नामकरण की एक त्रुटि है कि इन्होंने अलग अलग मानदंड रखे और इन विभाजनों से यह पता नहीं चलता है कि किस तरह का साहित्य लिखा गया। हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इस साहित्य का इतिहास पढ़ने से यह हमें पता चलना चाहिए कि किस युग में कैसा साहित्य रचा गया, क्यों रचा गया, कैसे रचा गया और किन्होंने रचा। यानी रचयिता का नाम, रचना काल और रचना की प्रवृत्ति, ये तीनों चीज जरूर रहनी चाहिए जो इस विभाजन में दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन इस बात का महत्व है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने यह महसूस किया कि साहित्य को पढ़ने के लिए साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करना बहुत जरूरी। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने भी नामकरण और काल विभाजन किया। उन्होंने पहले कहा आरंभिक काल, मतलब हिंदी साहित्य का आरंभ जहां से होता है, और उसको पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल में उसको बांटा। 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक पूर्व आरंभिक काल, माने 7वीं शताब्दी को आरंभ बिंदु अधिकांश इतिहासकार मानते हैं, और फिर उत्तर आरंभिक काल 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। मतलब यह कि 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक हिंदी का आरंभिक काल है। फिर माध्यमिक काल, इसे भी दो हिस्सों में मिश्र बंधुओं ने विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अब पूर्व माध्यमिक काल में वो भक्ति काल का समय है, 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के आरंभ तक, और 16वीं शताब्दी के आरंभ से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। ये उन्होंने एक तरह से भक्ति काल और रीति काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल का। अब इसने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल क्यों कहा, इसका बहुत बड़ा ज्यादा विवेचन नहीं हुआ। फिर अलंकृत काल। अब अलंकृत काल में फिर ये रीति काल की व्याख्या इसमें आती है। 17वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक, और उत्तर अलंकृत काल 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और उसके बाद यहीं तक वो विभाजन करते हैं। और इस प्रकार आगे जो विभाजन करते हैं परवर्ती काल उसको कहते हैं, यानी आधुनिक काल को परवर्ती काल कहते हैं और वर्तमान काल भी कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने काल विभाजन को जो काल खंड है उस काल खंड के अनुसार प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, वर्तमान काल, इस तरह से उन्होंने विभाजित करने की कोशिश की है। और उसका आधार उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियां तो ली हैं, लेकिन जो राजनैतिक इतिहास का कालबोध होता है वह राजनैतिक इतिहास का कालबोध उन्होंने ज्यादा ग्रहण किया, और युग चेतना और साहित्यिक चेतना को भी उन्होंने शामिल किया। लेकिन ऐतिहासिक कालबोध, राजनैतिक कालबोध उनके विभाजन पर हावी था। अब जो सामने बात आ रही है
कि विश्व बंधुओं तक 3 भागों में इतिहास को विभाजित करने की बात सामने आ रही थी, और वही फिर रामचंद्र शुक्ल ने उसको आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया। लेकिन उन्होंने विश्व बंधुओं से एक चीज ली कि जो मध्यकाल है वो मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा, लेकिन पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल कहा, और उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल कहा। आदिकाल को उन्होंने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के आरंभ तक माना। पूर्व मध्यकाल को 14वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक माना। रीतिकाल को 17वीं शताब्दी के मध्य या उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना, और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी के मध्य से आज तक उसको माना। बाद में जो ये मान्यताएं आई कि जो 1000 ईस्वी से पहले जो कुछ लिखा जा रहा था वो हिंदी से पहले की हिंदी थी, जो जहां हिंदी बन रही थी, उसको अपभ्रंश काल भी कहा गया। और तब हजार प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को 1000 से 1500, 1500 से 1800 और रीतिकाल को 1800 से आगे का माना। तो इस तरह से 1850 तक ये 3 विभाजन हुए। उसके बाद आधुनिक काल में आए। लगभग 1850 के बाद आधुनिक काल मानते हैं, खासतौर और 1857 राष्ट्रीय चेतना को हम महसूस कर रहे थे, और उसी राष्ट्रीय चेतना के अनुसार साहित्य भी रचा जा रहा था। नवजागरण काल और भारतेंदु काल। इस युग में नवजागरण का जो आंदोलन हमारे यहाँ चल रहा था, राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि के, विवेकानंद आदि के नेतृत्व में जो नए भारत के निर्माण की परिकल्पना की जा रही थी, उस दौरान और उससे आजादी से मुक्ति की जो आकांक्षा जन्म ले रही थी, उससे प्रभावित होकर जो साहित्य लिखा गया वह आधुनिक काल में समाहित होता है, और उसे नवजागरण काल भी कहते हैं। और उसी दौरान चूंकि भारतेंदु और उनके साथी, भारतेंदु और उनका मंडल साहित्य में नई प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहे थे, गद्य का विकास कर रहे थे, इसलिए गद्यकाल भी कहते हैं इसको, कि गद्य लेखन की शुरुआत में भारतेंदु का बहुत बड़ा ही, फिर उनके नाटकों में, उनकी कविताओं में नवजागरण की जो चेतना है, यह जो चेतना है कि भारत की दुर्दशा हो रही है और भारत का धन देश से बाहर जा रहा है, यह जब चेतना व्यक्ति के अंदर आती है तो यह आधुनिक चेतना है कि हम गुलाम ही नहीं हैं, बल्कि हमारा धन भी बाहर जा रहा है और हम लगातार दरिद्र होते जा रहे हैं। जो आर्थिक विश्लेषण है, देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह और कोई भी देश, अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो राजनीतिक स्थिति भी कमजोर होती है, और राजनीतिक स्थिति कमजोर होती है तो वो गुलाम बनता है। जब तक आप अपनी चौहद्दियों की रक्षा करते हैं, और आपको चौहद्दियों की रक्षा के लिए आपको धन की जरूरत होती है, सेना को मजबूत बनाने के लिए धन की जरूरत होती है। और आप जानते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अगर आप समर्थ हैं, बलवान हैं, तो आपके देश की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। तो भारतेंदु यह बता रहे थे लोगों को कि हम परतंत्र हैं, हम गुलाम हैं, हमें आजाद होना चाहिए, और जो हमारा धन बाहर जा रहा है उसे रोकना चाहिए। और अपने तमाम नाटकों में, अपनी तमाम रचनाओं में, अपने तमाम लेखों में लगातार रूढ़िवादिता की आलोचना करते हैं, आधुनिक दृष्टि को बढ़ावा देते हैं और आजाद होने की
आकांक्षा को जन्म देते हैं। यही तो आधुनिकता है ना, सामंतवाद से बाहर निकलकर जिसमें केवल व्यक्ति का पूजन होता था, अब हम राष्ट्र का पूजन करने लगे। पहले देश अशोक के नाम से जाना जाता था, चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता था, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था, अकबर के नाम से जाना जाता था, बाद में विक्टोरिया के नाम से जाने लगा। लेकिन जब हमारे यहां आंदोलन हुआ तो हम आंदोलन के दौरान एक राष्ट्र के रूप में उभरे। अभी तक हम सांस्कृतिक दृष्टि से तो एक दूसरे के करीब थे, पूरा भारत एक दूसरे के करीब था, आदान प्रदान हो रहा था। लेकिन जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण हुआ तो हम सांस्कृतिक दृष्टि के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी एकीकृत हुए और हम जाने कि यह भूखंड हमारा है और हमें गुलामी से आजाद कराना है। और यह चेतना आधुनिक चेतना है, समानता की, बंधुत्व की, स्वतंत्रता की, आजादी की। व्यक्तिगत अस्मिता के साथ साथ राष्ट्रीय अस्मिता का जो प्रश्न था वो इस दौरान उठा, भारतेंदु युग में उठा। उसके पहले 1857 में हम जंग लड़ चुके थे अंग्रेजों के साथ, पहला स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी जी का आगमन हुआ और एक आधुनिक चेतना चारों ओर फैल गई और हमारा साहित्य भी उससे प्रभावित हुआ। आधुनिक साहित्य महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित है, क्योंकि पूरा का पूरा साहित्य, आजादी से पहले का पूरा साहित्य, 1857 से 1947 का पूरा साहित्य नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित। जहां तक साहित्यिक परिवर्तन की बात है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को भाषा के स्तर पर, खासतौर पर खड़ी बोली को कविता का माध्यम बनाया। भारतेंदु युग में खड़ी बोली में कविताएं कम लिखी गईं, द्विवेदी युग में अधिक कविताएं लिखी गईं और इस प्रकार उन्होंने उस जमाने में मैथिली शरण गुप्त जैसे महान राष्ट्रीय कवि हुए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जैसे बड़े कवि हुए और बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा से कविताएं लिखी। उसके बाद छायावाद का युग आता है। छायावाद में गांधी युग भी है और इसका विस्तार होता है, गांधी का प्रभाव पड़ता है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन साहित्य, इन सभी बिंदुओं पर हम अगली कक्षा में विचार करेंगे, क्योंकि आधुनिक काल 2020 तक आता है और उसमें हम इस बात पर विचार करेंगे कि मुकम्मल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, लेकिन लिखने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इतिहास ग्रंथ लिखे गए जो पहले नहीं लिखे गए थे। पहले समग्र इतिहास लिखे गए थे, लेकिन अब विधाओं के आधार पर भी इतिहास लिखे जाने लगे। हिंदी नाटक का इतिहास, हिंदी आलोचना का इतिहास, हिंदी कविता का इतिहास, हिंदी उपन्यास का इतिहास। इस पर हम अगली कक्षा में विचार करेंगे कि किस तरह से ये इतिहास लिखे गए, किन दृष्टियों से और प्रवृत्तियों से यह इतिहास लिखा गया। तो मैं समझता हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की जो समस्या है और जो प्रवृत्ति है, उस पर आप लोगों ने विचार कर लिया होगा। मैंने जो व्याख्यान दिया वो सूत्र हैं, उन सूत्रों के आधार पर आप इकाई में दिए हुए हिंदी साहित्य के इतिहास की इकाइयों को पढ़िए, उसमें भी काल विभाजन और नामकरण की चर्चा है। और मेरे व्याख्यान को पढ़ने के बाद आप उन्हें पढ़िए या आपने उसको पढ़ लिया होगा और फिर एक राह देखिए कि काल विभाजन और नामकरण की जो आवश्यकता है, की जो ज़रूरत है इतिहास को समझने के लिए, इतिहास दृष्टि को समझने के लिए, इतिहास दर्शन को समझने के लिए, वो कितना ज़रूरी है।
नामकरण और काल विभाजन को जानना, इतिहास को समझने के लिए। तो फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर, और इसमें हम शुरुआत करेंगे भारतेंदु युग से लेकर आज तक, भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग और छायावाद तक। मैंने कई बातें आपको बताई। कल यानी अगले व्याख्यान में हम आज तक विकसित होने वाले साहित्य की बातचीत करेंगे, अलग अलग विधाओं के साहित्य के इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरे इस व्याख्यान से काल विभाजन और नामकरण को समझने में आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।